दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर। विषय है विज्ञान, कक्षा 10वीं का। और 2024 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है। 2024 का जो मॉडल पेपर है उसमें मैंने इंग्लिश आपको पहले ही बता दिया था कि इंग्लिश सब्जेक्ट आप देख लेना, इंग्लिश करवा दिया था आपका। हिंदी भी करवा दिया गया है। ठीक है, हिंदी भी करवा दिया गया है। और एसएसटी जो सोशल साइंस है इसको भी करवा दिया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं ये साइंस का पेपर देख रहे हैं। इसके बाद जो आपका बचा हुआ विषय मैथ और संस्कृत है वो भी आपको दे दिया जाएगा। इन सभी विषय को जरूर देखें, 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ 2022, ध्यान रखिए 2022 का मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा रखा है, उसको चेक कर लेना। 2023 का भी मॉडल पेपर मैंने चेक करवा रखा है, उसको आप देख लेना। और 2024 का आप अभी देख रहे हैं, तो इस तरह से इन मॉडल पेपर को जरूर देखना। और सभी के सॉल्यूशंस हैं इसमें, ठीक है, सभी के सॉल्यूशंस हैं। लास्ट में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट आती है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में। पहला जो प्रश्न है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है, यानी कि रक्त को वापिस या उल्टा जाने से, पीछे की तरफ जाने से कौन सी चीज हमारी रोकती है हृदय के अंदर? तो वो होती है हमारी वाल्व। वाल्व जो है पश्च प्रवाह को रोकता है हृदय के अंदर। तो यहाँ पे अ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ पूछा गया आपसे, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो विद्युत संकेत जो भी होते हैं वो रासायनिक संकेतों में जहां परिवर्तित होते हैं उस जगह को हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तंत्रिकाक्ष, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पूछा गया आपसे, मानव में मस्तिष्क का कार्य है। तो मानव में जो मस्तिष्क होता है, हमारा दिमाग जो होता है, ये सोचता भी है, हमारा संतुलन भी बनाता है, साथ ही साथ हृदय स्पंदन में भी सहायक होता है, यानी कि हमारी दिल की धड़कन को भी कंट्रोल करता है। यानी उपरोक्त सभी, जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पूछा गया है, आर आर, कैपिटल आर आर है, कैपिटल वाई वाई है, जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है तो इसमें से एक आर हमारा आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर जो है इसमें से एक आर बाहर आ जाएगा, और कैपिटल डबल वाई है इसमें से एक वाई बाहर आ जाएगा। यानी कि दिख रहा है कि राउंड और येलो, यानी कि गोल और पीला। तो हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा नंबर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर स आपको देखने को मिल रहा है, गोल पीला। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया, आपतन कोण आई का मान होता है। आपतन कोण आई का मान कितना होता है? तो आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के समान होता है। तो आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण के समान होता है, जो कि आर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बोला गया है, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। तो बाह्य आघातों से जो आंख की हमारी सुरक्षा करता है उसका नाम है श्वेत पटल। श्वेत पटल जो है हमारे बाह्य आघातों से हमें बचाता है। तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, श्वेत पटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो वो तब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। यहां पर सीधा सीधा क्या बोल दिया है, ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन दी गई है। यानी 1 वोल्ट की परिभाषा अगर आपको लिखने को बोलता है कि 1 वोल्ट से क्या तात्पर्य है, तो 1 वोल्ट जो होता है किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रभावित करने में 1 जूल कार्य करने के बराबर होता है। तो यहाँ पे अ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ये डेफिनेशन दी गई है आपको, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, चार चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? नहीं पूछा गया किस पे निर्भर नहीं करता है। तो देखो, लंबाई पे करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, दोनों पे करता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ही नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है हमारा द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं बोला है तो हमारा द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको संचारण। तो यहाँ पे जो है संचारण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रस्टिंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, यहाँ अभिक्रिया दी गई है, और इस अभिक्रिया में आपको बताना है कि जो उपरोक्त अभिक्रिया में ए यौगिक क्या है। CH3COOH जो दिया गया है ये आपका क्या है? एथनोइक एसिड है, एथनोइक अम्ल है ये।
और ये Na2CO3 से रिएक्ट कर रहा है, जो कि हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, जब एथनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से संपर्क में आता है, जब इसका आपस में रिएक्शन करवाया जाता है, तो जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, हमें मिलता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सोडियम एसीटेट जो हमको देखने को मिलेगा उपरोक्त अभिक्रिया में, साथ ही हमें को जल मिलेगा, वाटर मिलेगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो एथनोइक एसिड जो एसीटेट जो है ये हमको मिलेगा, सॉरी सोडियम एसीटेट जो है हमको मिलेगा जब हम एथनोइक एसिड, एथनोइक अम्ल से सोडियम एस कार्बोनेट का जब ट्रीटमेंट कराते हैं, तो हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ में जल, और उसके साथ साथ में सोडियम एसीटेट मिलता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी तो किसका निर्माण करेंगी? तो ये हमेशा निर्माण करती हैं कैटायन का। कैटायन को हम बोलते हैं धन आयन, यानी कि ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धनायन का निर्माण करती हैं। धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी तो धनायन का निर्माण करेंगी, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो ऋणायन का निर्माण करती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसे पूछा गया है O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? O3 जो है ये ओजोन का रासायनिक प्रतीक है। ओजोन को जो है O3 से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दांतों का दंत क्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है? यानी कि दांत जो है हमारा कब जो है खराब होने लगते हैं? तो हमारा जब पीएच का मान 5.5 से कम होने लगता है, तब हमारे दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। ठीक है, दांत खराब होने लगते हैं, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है हम पीएच को मेंटेन करने के लिए सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, ताकि पीएच का मान बराबर हो जाए। जैसे ही आप ब्रश करना छोड़ दोगे तो आपके दांतों का क्षय शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? पुष्प में पूछ रहा है, पुष्प में जो नर जनन भाग होता है उसको हम बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, ठीक है, स्टामेन बोलते हैं। तो यहां पर जो है आपका सी ऑप्शन यानी कि स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहे का बनाया जाता है, नर्म लोहे से बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया जा रहा है। अब इसमें जो पहला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन उसको एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है वो हम भरेंगे, यहाँ पर बेस्ट रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं एमाइलेज। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एमाइलेज। ठीक है, तो एमाइलेज भर देंगे इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ? एमाइलेज भर दिया जाएगा। चलिए इसको एमाइलेज को हम क्लियर कर लेते हैं। एमाइलेज क्यों नहीं आ रहा है? एमाइलेज जो है इसका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, तो सीजियम और फ्लोरीन जो है प्रकृति में सबसे क्रियाशील तत्वों में गिना जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीजियम और फ्लोरीन। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मादा में अंडाशय की संख्या खालिस्तान जोड़ी होती है, तो भैया अंडाशय दो ही होते हैं, और दो को हम जो है एक जोड़ी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका? एक जोड़ी जो है होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल के पीएच का मान, जो हमारा नल का पानी होता है उसका पीएच का मान न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल का मान जो है वो हमेशा 7 होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे, जल का अपवर्तांक, जल का अपवर्तांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 1.33। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे, बहुत काम आएगा ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में खाली स्थान में संयोजित किया जाता है, तो वोल्ट मीटर को हम हमेशा जो है इसमें करेंगे समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है इसको क्या करते हैं? संयोजित करते हैं, समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं। नेक्स्ट है, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है कहलाते हैं, तो वो स्वयं पोषी कहलाते हैं। ठीक है, स्वयं को पोषण देते हैं, उनको पोषण की किसी से आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो स्वपोषी या स्वयं पोषी कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघुरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं।
दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम जो है आपको बताना है, तो उसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिक के सूत्र को दीजिए या फिर सूत्र को लिखिए। Mg+Cl2 करेंगे, Mg+Cl2 करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा ये हमें बताना है। तो सभी को पता है Mg क्या होता है, आपका मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम, और फिर आपके साथ में Cl2 दे रखा है, तो मैग्नीशियम के साथ में क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम के साथ में जो है आपका क्लोरीन दे रखा है। तो आपको सीधा सीधा बताना है कि मैग्नीशियम कंबाइन करेगा क्लोरीन से तो क्या मिलेगा, सो मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। तो यही हमें यहाँ पे लिखना था। तो हमारे यहाँ पे अगर आंसर लिखे तो हम कह सकते हैं कि भैया मैग्नीशियम, ठीक है, जो Mg है इसको ले लें, साथ ही साथ Mg को प्लस कर दें Cl2 यानी क्लोरीन से। मैग्नीशियम जब क्लोरीन से ट्रीटमेंट लेगा यानी आपस में कांटेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, जिसको हम मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इसका सूत्र पूछा है तो MgCl2 बस सूत्र आपको लिखना है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? तो हीरा बिजली का संचालन या चालन नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर केवल कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं। इसमें आवेश को यानी जो चार्ज होता है उसको ले जाने के लिए कोई मुक्त आयन या इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए जो है ये हीरा जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। यहाँ पे एक एक अंक के प्रश्न है, ध्यान रखना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक सभी को पता होगा 6 होता है, ठीक है, 6 होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई जो है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ध्यान रखना दोनों ही आंसर सही है, तंत्रिका कोशिका लिखिए या न्यूरॉन लिखिए। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो बहुखंडन विधि द्वारा प्लाज्मोडियम में जनन जो है होता है। इसके बाद में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो एफ जो फोकस दूरी होती है वो रेडियस का आधा यानी त्रिज्या का आधा होता है। चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको इसी आंसर को आप क्या लिख सकते हो कि भैया 2f जो है ना वो 2f फोकस का दुगना जो है वो उसके वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। तो 2f=r लिखो या f बराबर r/2 लिख दो, एक ही बात है। तो दोनों ही आंसर सही है, आप जो भी लिखेंगे वो सही हो जाएगा। यहाँ पे मुख्य अक्ष को परिभाषित करनी है तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष समझ चुके होंगे आप क्या कह रहा हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका कोई भी एक लेंस है, लेंस मान लेते हैं, लेंस बना लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए इस तरह का आपका कोई लेंस है, ठीक है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी उत्तल या अवतल ले लीजिए। और जैसे ही आप यहाँ से एक ये लाइन जो पास कराते हैं तो यहाँ पर जो है आपको वक्रता केंद्र मिलता है, ठीक है। और ये जो लाइन जो दिख रही है ना, यही लाइन जो है क्या है, मुख्य अक्ष है, ध्यान रहेगा आपको। तो इसी को हमने लिखा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये डेफिनेशन सबसे सिंपल और अच्छी है आपकी, ठीक है। तो इसको आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? तो यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। नहीं तो फिर जो पानी में जहाजें चलती वो तो अपनी जगह पे पहुंचती नहीं अगर उसको दो दिशाएं मिलती। तो इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि वहां पर दो दिशाएं वो दिखा देगा। अगर दो दिशाएं दे देगा तो आप जो है उत्तर जाएंगे या दक्षिण, आपको समझ में नहीं आएगा कि उत्तर कौन सा है दक्षिण कौन सा है। इसीलिए जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि वहां पर दो क्षेत्र रेखाएं देखने को, दो दिशाएं देखने को मिलेंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए जो है ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखो। तो पर्यावरण में विघटन मतलब जो भी चीजें हैं जो खत्म हो जाती है, पर्यावरण में हम कचरा फेंकते हैं, ठीक है, कोई जंतु मर जाता है, कोई भी चीज मर जाता है, वो खत्म हो जाता है अपने आप, तो उसका भूमिका क्या होगा? तो पर्यावरण में विघटन करने वाले जीव जो होते हैं वो मृत जीवों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं, खा जाते हैं, तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, कुछ मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे प्राथमिक उत्पादकों को पोषण तत्व उपलब्ध होते हैं। प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? हमारे पेड़ पौधे जो भी होते हैं, प्रोड्यूसर्स। ये पोषक तत्वों को उनके पूर्ण चक्रण में जो है सहायता करते हैं। तो इनकी भूमिका एक नंबर के हिसाब से इतनी ही बहुत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब आपका खंड ब शुरू होता है, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या अलग रहेगी और प्रश्न जो है टुकड़ों में पूछे जाएंगे। जैसे कि यौगिक एक्स और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि यौगिक एक्स को पहचानिए। तो यौगिक एक्स क्या है ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपसे क्या पूछा गया है, अभिक्रिया का नाम दीजिए, अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी ये। साथ ही साथ एक और चीज पूछी गई है आपसे, इस अभिक्रिया इसकी अभिक्रिया भी लिखिए, यानी कि हमको यहाँ पे रासायनिक समीकरण भी लिखना होगा। तो सबसे पहले बात करें कि जो यौगिक एक्स है उसको हमें पहचानना है। तो यौगिक एक्स जो है वो आयरन 3 ऑक्साइड है, Fe2O3 है। ठीक है, Fe2O3 है, जिसको आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं या आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3। ठीक है, तो यौगिक एक्स को हमने पहचान लिया। अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, तो हम इसको थर्मिट अभिक्रिया भी बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया लिखनी है हमें, तो इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तो उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ आ जाइए, पहला आंसर हो जाएगा आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3। दूसरा जो ऑप्शन है कि हमारे को रिएक्शन का नाम लिखना है, रिएक्शन का नाम जो हो जाएगा, अभिक्रिया का नाम हो जाएगा थर्मिट अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। जनरली इसको बहुत ही मेन नाम से थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये विस्थापन अभिक्रिया भी है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको Fe2O3 जो है आपका आयरन 3 ऑक्साइड जो है, ये क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ हीट प्रदान करने पर एल्यूमिनियम जो है आयरन को विस्थापित कर रहा है, तो इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, साथ ही साथ आयरन जो है आपका लिक्विड फॉर्म में चला जा रहा है। ठीक है, विकृत गंधिता को समझाइए। तो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित यानी कि ऑक्सीकृत होकर के अपना स्वाद और गंध को बदल देते हैं, खो देते हैं, यह घटना जो है विकृत गंधिता कहलाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 4 प्रया प्रक्रियात्मक समूहों के नाम लिखने हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखने हैं। तो एल्कोहल होता है जिसको हम डैश OH से दर्शाते हैं। एल्डिहाइड जो होता है वो आपका कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। कीटोन में जो है आपका सिंगल बॉन्ड में कार्बन जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। और कार्बोनिक अम्ल में जो है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और फिर इसमें अल्कोहल जुड़ा रहता है। तो ये 4 जो है कार्यात्मक समूह है, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप्स भी बोलते हैं। आगे जाकर के जब अगर आप साइंस लेंगे, 11वीं 12वीं में जाएंगे, तो आपको ये सारे के सारे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बार बार पढ़ोगे इनको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेथनाइक की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो मेथनाइक यकृत में जो है मेथनॉल में ऑक्सीकृत हो जाता है। मेथनॉल जो है ये यकृत में जाकर के क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। मेथनॉल ध्यान रखना, मेथनॉल कोशिका के घटकों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। जो भी हमारे कोशिका हैं उनके साथ जो है बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। यह जीव द्रव को जमा देता है। जीव द्रव को कैसे जमा देता है, जैसे कि एक अंडे को पकाने से जमाया जाता है। अंडे को उबालिए तो अंडा जम जाता है, वैसे तो लिक्विड फॉर्म में होता है, या अंडे का आमलेट बनाइए तो भी वो जम जाता है। तो इस तरह से जीव द्रव्य को जो है मेथनॉल जो है हमारे को थोड़ी सी मात्रा में अगर हमने सेवन कर लिया तो हमारे जीव द्रव्य को जमा देगा। और ये जो है हमारी तंत्रिका तंत्र को जो है क्या करेगा, प्रभावित करता है, जिससे हमारे को अंधापन हो सकता है। इसलिए मेथनोइक अम्ल या मेथनॉल की जो है थोड़ी सी मात्रा भी हमारे लिए घातक हो सकती है। अगला जो है, पौधों के शरीर में पोषण कैसे होता है। तो हरे पादप जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा जो अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी बनाते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं, यानी इसका उपयोग करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इस तरह से जो है पौधों में पोषण होता है। अगला जो है, सामान्य बुद्धि और लैंगिक परिपक्वता में एक दूसरे से कैसे तरह से ये भिन्न है, इसको आपको अंतर बताना है। तो देखिए, सामान्य वृद्धि का मतलब होता है विकासात्मक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, सामान्य वृद्धि में जो है हमारी ऊंचाई वृद्धि हो सकती है, वजन में वृद्धि हो सकती है, शरीर के आकार में वृद्धि हो सकती है और आकृति में भी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत जो हमारी यौन परिपक्वता है, इसके अंदर उन विशिष्ट परिवर्तनों का हम देखते हैं जो युवावस्था में आते हैं। जैसे कि हमारे आवाज़ का भारी या पतला होना, नए बालों का उगना, यानी कि हर जगह पे शरीर पे नए बाल उगते हैं। जहाँ पर बाल आपके नहीं हैं वहाँ पर जब यौन अवस्था में आओगे वहाँ पे बाल हो जाते हैं। महिलाओं के स्तन और कूल्हों का विकास होता है। पुरुषों में दाढ़ी और मूंछों का आदि का विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है लैंगिक परिपक्वता कहलाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो मादा जननांग का जो है हमने सिंपलेस्ट चित्र आपको बना के दिया है, आप चाहें तो अपने बुक से भी रेफर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जब यहाँ पे पूछा गया है, जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती हैं तो उसका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाएं
और उसका कारण कैसा किरण आरेख बोला है इसने, हवा से पानी में। तो यहाँ देख सकते हो ये विरल माध्यम है जो कि आपकी हवा हो गया, ठीक है, ये हवा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे वाला जो है ये पानी का माध्यम है। तो सघन और विरल माध्यम हम लिख देते हैं, तो उससे पता चल जाता है हवा होगा और पानी होगा या कांच होगा। आपतित किरण है जिसको जा करके सीधा हो जाना था, यहाँ पे देखिए इसको अगर निकलता तो ये इस तरह से सीधा निकल जाता, लेकिन इस तरह से ना निकलते हुए किस तरह से इधर मुड़ा, और इधर किधर मुड़ा है ये अभिलंब की तरफ मुड़ा है। जो अभिलंब जो सीधी लाइन है जो डॉट डॉट दिखाई गई है उसकी तरफ मुड़ेगा। तो जब भी विरल माध्यम से यानी कि हल्के चीज से कोई भी किरण भारी चीज के अंदर जाएगी, प्रवेश करेगी, तो वो हमेशा अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। और जैसे ही अगर ये पानी से हवा में ये किरण जाती तो अभिलंब की तरफ ना मुड़ के अभिलंब से दूर चली जाती। तो हम इसको इस तरह से टेढ़ा दिखाते, ठीक है, सीधा नहीं दिखाएंगे, सीधा तो आपका होगा ही नहीं। सीधा तो जब ही होगा जब एक ही उसमें रहे, हवा में ही रहे तो सीधा हो जाएगा, पानी में ही रहे तो सीधा होगा। लेकिन पानी से हवा या हवा से पानी में जाएगा तो अभिलंब से दूरियां जो है उसकी बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो हमारा जो विरल माध्यम यानी कि हल्के चीज़ से भारी चीज़ में जाएंगे तो हम अभिलंब की तरफ मुड़ जाएंगे, इस तरह से मुड़ेंगे, ठीक है। या तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। सीधा नहीं बनेगा और ना सीधा से ऊपर बनेगा जब हवा से पानी में जाएंगे। लेकिन पानी से हवा में जाते तो अभी ये आरेख इस तरह का बनता है जैसा कि अभी मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ। इतना मुड़ जाता है ये, सीधा ना रह के अभिलंब से दूर चला जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और सीधे होते हैं, आभासी और सीधे होते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं? बहुत सारे हैं। तो ये रेखाएं जो है बंद वक्र बनाती हैं, यानी कि क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, और यही दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के भीतर होते हुए फिर से उत्तरी ध्रुव पर चली जाती हैं। दूसरा जो है हम बता सकते हैं इसके गुण, चुंबकीय रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, जो कि हम ऊपर एमसीक्यू भी देख चुके हैं या एक नंबर का क्वेश्चन भी देख चुके हैं। और बाकी हम बता सकते हैं कि सघन चुंबकीय रेखाएं जितनी भी आपके सघन होंगी, सघन मतलब बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, विरल मतलब कम और सघन मतलब ज़्यादा। तो जो भी हमारी सघन चुंबकीय रेखाएं होंगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो मजबूती होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा। लघुपतन से आप क्या समझते हैं? जब किसी परिपथ में किसी कारणवश फेज और न्यूट्रल यानी कि जिसमें आपके करंट दौड़ रही है और जो आपका न्यूट्रल है, तो फेज और न्यूट्रल तार आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, या आपस में चिपक जाते हैं या आपस में टच हो जाते हैं, तो धारा का मान अत्यंत बढ़ जाता है क्योंकि उनको जाने की जगह नहीं मिलती है। इसे ही हम लघुपतन कहते हैं, ठीक है। बस इतना लिखोगे आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट जो है, दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाए जो पर्यावरण के अनुकूल हों, ठीक है। इको फ्रेंडली कोई भी हम डेली एक्टिविटीज कौन सी बता सकते हैं जो हमारे पर्यावरण को बचाएगी? तो हम बता सकते हैं कि जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण कचरे को अलग रखना चाहिए। पॉलीथीन प्लास्टिक बैग के स्थान पर कपड़े कागज के बैग को उपयोग करना चाहिए। आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन जो कि ट्रेवल्स होते हैं, जो बसें चलती हैं या ऑटो चलते हैं, उनका उपयोग करें, या फिर पैदल चले, या छोटी दूरी के लिए साइकिल का भी प्रयोग करें। वर्षा का अगर हम जल बचाएं तो भी पर्यावरण के संरक्षण में या उसके लिए अनुकूल हो सकती हैं। खाली कमरों में लाइट और पंखे बंद करें, ये भी पर्यावरण को बचाएंगी। और उर्वरकों के स्थान पर कंपोस्ट और वर्मी कोस्ट का उपयोग करें तो ये हमारी धरा को बचाएंगे, ये भी हमारे पर्यावरण में आता है। तो ये सारे के सारे हैं जिसमें कोई भी 4 सुझा सकते हैं आप। खंड स शुरू होता है 3 अंकीय प्रश्नों का। क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है? पहला प्रश्न। दूसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, तो ये दोनों प्रश्नों को हम देखते हैं, ठीक है। यदि अभिक्रिया होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी हमें देनी है इसकी। इसी में अथवा पाठ भी पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसका उदाहरण देना है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसका भी एक उदाहरण देना है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक ही करना है आपको। जो अथवा प्रश्न है ना, 3 नंबर से शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे विकल्प मिलेंगे और प्रश्न सारे छोटे छोटे टुकड़ों में आएंगे आपके। टुकड़ों का मतलब है कि आपको दिमाग लगा के आंसर देने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको पढ़ना होगा। पहले बड़े प्रश्न जो आपके बहुत आते थे, एक ही लाइन में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था 3 अंक का, अब जो है टुकड़ों में पूछे जाएंगे। 4 अंक के प्रश्न भी टुकड़ों में पूछे जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं ऊपर भी जो भी टुकड़ों में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अभी 2 अंक तक तो ज़्यादा नहीं आपके पूछे जाते हैं टुकड़ों में, लेकिन 3 अंक से सारे के सारे प्रश्न टुकड़ों में आएंगे। अभी देखते जाओ, जैसे ये टुकड़ों में है, जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाएगी तो क्या होगा, ये भी बताएंगे, ठीक है। अभिक्रिया होगी तो उसका रासायनिक समीकरण भी लिखेंगे। और इसी का अथवा पाठ जो है इसमें बोला गया है संयोजन और विस्थापन अभिक्रिया
को उदाहरण सहित समझाना है तो हम दोनों को समझाएंगे, ठीक है। 1.5 अंक के देखिए टुकड़ों में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है इस बार। तो पहला जो प्रश्न है, जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। तो Zn हमें अभिक्रिया का समीकरण भी देना था, तो Zn प्लस CuSO4 क्या देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा जिंक, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील है जिंक। तो आपका कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और इसकी जगह खुद जिंक ले लेगा, तो ZnSO4 बन जाएगा और Cu को विस्थापित किया तो Cu अलग हो जाएगा, तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर इतना सा था, 1.5 नंबर आपको मिल गए। 1.5 नंबर फिर से आपको मिलेंगे दूसरे प्रश्न में। जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। देखो यहाँ पर जिंक है, ठीक है, इसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से जो हमने क्रिया कराई तो ZnSO4 बना। इसने क्या है, हाइड्रोजन को विस्थापित करके Zn जो है आ गया, क्योंकि Zn जो है जिंक जो है ये अभी अधिक जो है अभिक्रियाशील होता है, तो विस्थापित कर देगा हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और साथ ही साथ आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अथवा पाठ को भी देख लेते हैं कि अथवा पाठ में पूछा गया है संयोजन और विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकार संयोग करके एकल उत्पाद यानी कि कोई एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया करेंगे, दो संयोग करके एक बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व यानी कि अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम सक्रिय यानी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित यानी हटा देंगे, वही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, आयरन के साथ है, तो आयरन जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए इस पर जंग जल्दी लग जाता है, कॉपर पे जंग नहीं लगता है, आप देखोगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉपर जो है इसको हटा देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा। तो देखोगे कि आपने आयरन ने जो है कॉपर की जगह ले ली है और कॉपर को अलग कर दिया है, तो ये इसकी अभिक्रिया हो गई थी। दोनों को अभिक्रियाओं को लिखना था हमें, तो अभिक्रिया लिख करके हमने इसको डेफिनेशन को समझा दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें फिर से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पादप हार्मोन से क्या समझते हैं? पहला प्रश्न ये हो गया, किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए। देखिए 1 + 1 + 1 हो गया, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन को टुकड़ों में दे दिया। अथवा में देखिए, मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम और कार्य लिखिए। तो विभिन्न भागों के नाम लिखोगे तो 1 नंबर और उसके कार्य लिखोगे तो 2 नंबर। तो इस तरह से टुकड़ों में प्रश्न आ रहा है। इसमें अथवा पाठ है, तो दोनों अथवा पाठ को करते हैं। सबसे पहले पादप हार्मोन से हम क्या समझते हैं, तो पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं या पदार्थ जो पौधों के विभिन्न भागों में सूचनाओं का संचार करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन जो है ये क्या करते हैं, पादप के वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, जिबेरलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया। तो ये तीन आपको हार्मोन पता होने चाहिए अच्छी तरीके से। ऑक्सिन के क्या क्या कार्य हैं तो मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। पौधों की जड़ तथा तने की लंबाई को वृद्धि करना, साथ ही साथ जो है कोशिकाओं के दृढ़ीकरण में सहायता यानी कि बढ़ाने में सहायता करना, बीज रहित फलों का निर्माण में सहायता करना, ये सारे ऑक्सिन के कार्य हैं। जिबेरलिन के कार्य क्या है, तो जड़ व तने की वृद्धि में सहायता करना, बीजों के अंकुरण में सहायता करना। साइटोकिनिन के कार्य क्या है, तो कोई भी आपको 2 कार्य लिख देने हैं तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके अथवा पाठ की बात करते हैं। तो मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भाग और उसके कार्य क्या हो सकते हैं। तो अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का जो है 2/3 भाग होता है, यानी कि लगभग 80% 70% के आसपास अग्र मस्तिष्क हमारे शरीर में है। अग्र मस्तिष्क जो है ये प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर के बना होता है। प्रमस्तिष्क के कार्य क्या है, बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चेतना, अनुभव, विश्लेषण क्षमता, तर्क, ठीक है, और वाणी आदि उच्च मानसिक क्रियाकलाप जो भी हमारे ये सारे के सारे उच्च हैं, ठीक है। तो इनके कार्यों का केंद्र माना जाता है प्रमस्तिष्क, ठीक है। और थैलेमस का कार्य क्या होता है, ये संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है, ठीक है। जो भी हमारे संवेदी होते हैं, हमारे कोई सुई चुभा रहा है, ठीक है, कोई संकेत जो हमारे को दिख रहे हैं आंखों से नोटिस कर रहे हैं, तो वो हमारे को थैलेमस इसका कार्य करता है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, ये भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावों की अभिवृद्धि आदि का ज्ञान करवाता है हमारे को, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके कार्य हो गए। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। मेंडल के द्विसंकरण के नियम को समझाइए। 3 अंकीय प्रश्न है, इसी में अथवा पूछा गया है मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। तो देखिए मेंडल का जो द्विसंकरण का नियम है ना, इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम स्वतंत्र आव्यूह का नियम भी कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको इतनी डेफिनेशन लिख दोगे तो आपको जो है 1.5 अंक मिल जाएंगे, लेकिन आगे आपको इसको समझाना है, समझाने के लिए चित्र बनाना होगा। तो आप चाहे तो उदाहरण के साथ चित्र बना सकते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया है यहाँ पर। उदाहरण के बाद जो है आपको ये उदाहरण का चित्र है, तो इस चित्र को बनाना है। इसमें क्या होता है कि
पीले और गोलाकार जो है वाई वाई आर आर लेते हैं। इसमें कहना का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को कभी भी प्रभावित नहीं करेंगे। अगर हम पीले और गोलाकार और हरे और झुर्रीदार लेंगे तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे कि पीले में से वाई वाई में से हमने एक वाई ले लिया, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप। आर आर में से फिर हमने यहाँ पे एक आर ले लिया। इसी तरह से आप देख सकते हो इस डबल वाई में से, छोटे वाई में से एक वाई ले लिया इधर, और स्मॉल आर में से एक वाई आर यहाँ ले लिया। अब इन दोनों का संकरण जब कराया तो यहाँ पे एक वाई से ये वाई आपका क्रॉस कराया तो वाई वाई बना, इस आर से इस आर का क्रॉस कराया तो आर आर बना, ठीक है। F1 पीढ़ी में बना। पीले गोलकार जो है ये बिस्म युग्मजी बने हैं। अब इसको देखोगे तो आप ध्यान से देखो, स्वपरागण हुआ तो क्या बनेगा, देखो वाई और आर तो वाई और आर, फिर ये वाई, ये वाला वाई और ये वाला आर तो वाई और आर, फिर ये स्मॉल वाई और ये बड़ा आर तो स्मॉल वाई और बड़ा आर, फिर ये स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो ये रहा। बन गए, समझ में आ गया आपको स्वपरागण। अब इन्हीं चारों का जो है हम यहाँ पे टेबल बना देंगे। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, इस तरह से इधर भी लेंगे, ये ले लिया, फिर यही ले लिया, फिर यही ले लिया, और फिर चौथा भी ले लिया। अब इनका आपस में संयोग कराइए। इस कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर से ये बनेगा। इसी से इसका कराइए तो वाई वाई आपको कैपिटल 2 बार दिख रहा है तो कैपिटल 2 बार हो गया। एक बड़ा आर है तो एक बार बड़ा आर हो गया, एक बार छोटा आर है तो एक बार छोटा आर हो गया। अब दोनों का इससे हो गया, इससे हो गया, अब इसी का हम इससे कराएंगे। मतलब आपको जो कराना है, पहला तो आप इससे कराओगे, ठीक है, फिर इसी का इससे कराओगे, फिर इसी का आप इससे कराओगे, और फिर इसी का आप इससे कराओगे। तो ये पहली टेबल बन जाएगी आपकी पूरी। देख सकते हो आप, आराम से समझ सकते हो कि हाँ मैंने क्या समझाया है आपको, ठीक है। आगे समझ में। अब इसी तरह से जब आप दूसरा वाला करोगे तो दूसरे वाले के लिए भी हमें वही करना है जो मैंने आपको बताया है। पहला वाला हो जाएगा तो पहली टेबल कंप्लीट हो जाएगी, तो दूसरे वाले इस वाले वाई का इस वाले से करवा दोगे, ठीक है, क्रॉस। फिर इसी वाई और आर का इस वाले से करवा दोगे तो दूसरे वाला टेबल बन जाएगा। ध्यान देखते देखते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा, बनाते जाओगे आता जाएगा। फिर इसका करवाओगे इससे तो फिर बन जाएगा आपका तीसरा वाला टेबल, ये वाला। इसके बाद ये चौथे से करवाओगे तो ये वाला टेबल बन जाएगा। देख सकते हो आप, ये कैपिटल वाई है, स्मॉल आर है, यहाँ पर जो है स्मॉल वाई और स्मॉल आर है तो स्मॉल वाई स्मॉल आर आ गया। यहाँ पे कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, ठीक है। इस तरह से तीसरे का भी कराओगे तो सबका कराने का समझ में आ गया होगा आपको कैसे कैसे कराना है। पहले का इन चारों के साथ, दूसरे का भी फिर इन चारों के साथ, तीसरे का भी फिर इन चारों के साथ, चौथे का भी इन चारों के साथ। तो आप देखोगे यहाँ पर पीला और गोलाकार मिला, पीला और फिर गोलाकार मिला, पीला और फिर गोलाकार मिला, पीला और फिर गोलाकार मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीला और गोलाकार मिला क्योंकि आपको देख रहे हो ऊपर वाला जो है पीला गोलाकार मिला आर आर, ठीक है। अब जो स्मॉल आर आर है, ध्यान रखना यहाँ पे ऊपर इसीलिए बताया है कि छोटा आर आर मतलब होता है आपका झुर्रीदार, और डबल स्मॉल वाई होते हैं हरे, ये याद रखना है। इसी चीज़ को हमें, जो ऊपर जो चीज़ हमने दी है ना, इसी चीज़ को हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं। कभी सोच रहे हो कहाँ से लिख दिया होगा, पीला कैसे बना, गोलाकार कैसे बना, ऊपर जो दिया गया है। अगर डबल आर आ गया तो गोलाकार होगा, अगर डबल वाई कैपिटल आ गया तो पीला होगा, छोटा अगर डबल आ गया तो आपका हरे झुर्रीदार होगा, सॉरी हरा होगा, और डबल स्मॉल आर आ गया तो झुर्रीदार होगा, ठीक है। और स्मॉल वाई का ध्यान रखना है, स्मॉल आर का ध्यान रखना है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर का ध्यान रखना है, बस बनता जाएगा। तो ये टेबल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लक्षण प्रारूप आप निकाल सकते हो। लक्षण प्रारूप है 9331। कैसे प्राप्त हुआ, तो आप देखोगे इसमें जो आपको बड़े वाले वाई यानी कि पीला और गोलाकार है ना, ये 9 मिलेंगे आपको। देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8, और एक और जगह होगा आपका पीला गोलाकार 9। तो ये 9 बने तो 9 लिख दिया, 9 अनुपात हो गया। अब ये 9 को छोड़ देंगे, जो ले लिए वो ले लिए। अब हमें दूसरे लेने हैं, तो दूसरे कौन से ले लें, कोई भी ले लो आप। ये झुर्रीदार वाला ले लो, तो झुर्रीदार वाला एक ये है, ठीक है, पीला झुर्रीदार। अब पीला झुर्रीदार ये 2 है, पीला झुर्रीदार और कहाँ है, पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार ये रहा 3। इसके अलावा कहीं भी पीला झुर्रीदार आपको नहीं मिलेगा, तो 3 अनुपात ये हो गया। फिर अब बचा हरा गोलाकार, ठीक है। तो हरा गोलाकार, अब देखिए हरा गोलाकार के लिए हम कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं, गोला कर लेते हैं।
हरा गोलाकार एक ये रहा, हरा गोलाकार ये रहा 2 और हरा गोलाकार ये रहा। तो इसके भी 3 अनुपात बन गए। बचा, अब देखो सारे के सारे हो चुके हैं, एक ही बचा हरा जोड़ीदार, उसका अनुपात कितना है 1। आ गई होगी बात समझ में आपको। तो बस यही लिखना है आपको। अब यहाँ पे जीन प्रारूप कैसे हम करेंगे, तो जीन प्रारूप को हम देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जीन प्रारूप जो है 9 प्रकार के अनुपातों में है। अब वो कैसे अनुपात में 9 कैसे हैं, तो ये देखिएगा, ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये जीन है, ठीक है। तो ये कितने हैं इसको देख लीजिए, मैं हटा देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। देखिए ये कैपिटल वाई कैपिटल आर है, एक बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए कहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप एक ही मानेंगे, तो एक हो गया आपका। अब देखिए कैपिटल डबल वाई आर और फिर स्मॉल आर, कैपिटल डबल वाई आर और स्मॉल आर, तो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, और कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो वो भी देखेंगे हम। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई डबल नहीं है कहीं भी है, लेकिन कैपिटल आर इसमें नहीं है, तो ये 2 हुआ, तो अनुपात हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, वाई कैपिटल स्मॉल वाई और डबल आर, डबल आर कैप देखिए, डबल आर यहाँ पे एक है, एक तो हमारे पास ये मिल गया। अब इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, एक ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, इस डब्बे की बात कर रहा हूँ। अब इस तरह का और कहाँ मिल रहा है आपको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये रहा 2। अब इस तरह का और कहीं मिल रहा है आपको, नहीं मिला, तो 2 हो गया। अब फिर 4, 4 कैसे बनेगा, तो देखो जो भी चीज़ 4 होगी वो 4 बन जाएगा। ये डबल वाई है और स्मॉल आर है, डबल वाई स्मॉल आर, डबल वाई स्मॉल आर कितने हैं, नहीं है, डबल वाई स्मॉल आर नहीं है, तो एक बन गया, ठीक है। तो डबल वाई और स्मॉल आर हटा दो, एक बन गया। अब ये वाई वाई आर आर, ये वाई वाई आर आर और ये वाई वाई आर आर 2, ये 3 और कहीं है, और ये 4, तो ये अनुपात 4 आ गया। इस तरह से जो भी है ना अनुपात उसी हिसाब से लिखे गए हैं। मैच करेंगे जीन प्रारूप जो है, हमें हमें देखो जीन प्रारूप बताने के लिए ऊपर वाले इनको मैच करना होगा, ठीक है। अगर हमें लक्षण प्रारूप बताने हैं कि कैसे हैं वो, तो हमें ये पीला गोलाकार लिखा है इसको मैच करना होगा, तो ये चीज़ मैच करोगे तो ये लिख दोगे, बस ये हो गया आपका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है कि एक तो वाई वाई आर आर है, 2 है ये वाले, 2 ये वाले मिले हैं, 4 ये वाले मिले हैं, एक ये वाला है, 2 ये वाले हैं, एक ये वाला है, 2 ये वाले हैं और एक ये वाला है। सारा टेबल मैंने दिया हुआ है, इस टेबल को ही बनाना था और ये डेफिनेशन जो है लिख देनी थी कि इसमें जो है इस नियम में 2 या 2 से अधिक विप्रयासी लक्षणों को यदि मुक्त पादपों का संरक्षण कराते हैं, ठीक है, उस विप्रयासी लक्षणों के युक्त पादपों का संकरण कराते हैं, तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी स्वतंत्र आव्यूह बोलते हैं हम इसको, कि एक का दूसरे पे प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्वतंत्र आव्यूह का नियम, और इसी को बोलते हैं हम द्वितीय संकरण का नियम, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण का नियम क्या होता है उसकी हम चर्चा कर लें, तो देखिए चर्चा करेंगे तो ये रहा इसका अथवा पाठ, इस हम थ्योरी को लिखेंगे। थ्योरी के बाद उदाहरण देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर थ्योरी के बाद उदाहरण नहीं देना चाहते हैं, अगर आपसे उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है या उदाहरण नहीं देना चाहते हैं, समझने की बात क्या याद नहीं होता है, तो आप जो है केवल थ्योरी लिख दो, जो कि इसी को हम बोलते हैं आपका पृथक्करण का नियम, ठीक है, या फिर विसंयोजन का नियम कहते हैं। ये हमने डेफिनेशन लिख दी इतनी, और डेफिनेशन के बाद उदाहरण देना चाहो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ये टेबल बनानी होगी उसके बाद में, तो ये टेबल बना दोगे, वही टेबल है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इसमें टी टी लिए हैं, वहाँ पर वाई और आर आर थे, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में संकरण कराया जा रहा है, तो इन दोनों में से एक टी हमारे को मिल गया समयुग्म में, और यहाँ स्मॉल टी में से एक टी मिल गया, इन दोनों को संकरण कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया, यानी कि सम ना होकर के विषम हो गए, क्योंकि ये अलग है ये अलग है तो विषम हो गए, और सारे के सारे लंबे हो गए। अब यहाँ पर फिर जो है हम इसका वापिस से करवाएंगे क्रॉस, ठीक है, टी टी से,
तो टी टी एक तरफ इधर ले लेंगे, टी और टी इधर भी ले लेंगे, टी टी। अब वही से इसी टी से इस टी का, इस टी से इस टी का, फिर इस टी से इस टी का और इस टी से इस टी का, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे आप समझ जाओगे और ये लंबा लंबे बौना सब निकाल दोगे जैसे मैंने ऊपर समझाया। पहला टेबल समझ में लिया आ गया होगा तो दूसरा टेबल आप बना सकते हो। अगला जो प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? 3 अंक के प्रश्न। अगला जो प्रश्न है इसी में अथवा पाठ पूछेगा, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं और तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, इसको भी समझाना है। तो 3 अंक के प्रश्न, डेढ़ डेढ़ नंबर इधर, डेढ़ डेढ़ नंबर इधर। सबसे पहले हम बात करें स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो हवा में मौजूद महीन कण नीले रंग यानी जिसका कम तरंग दैर्घ्य होता है, लैम्डा की वैल्यू जिसकी कम होती है, को लाल रंग की तुलना में अधिक मजबूती से बिखेरते हैं। सबसे अधिक बिखरा हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दूसरा जो है, इंद्रधनुष हमें वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाली या वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। जल की सूक्ष्म बूंदें जो है छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें जो है अपरिवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इससे आंतरिक परिवर्तन या परावर्तित होता है या आंतरिक परावर्तन होता है। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलने वाले प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। ठीक है, जैसे निकलता है तो फिर से अपवर्तित करती हैं और प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण जो है आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही दिखाई देता है। इसके अथवा पाठ की बात करें, टिंडल प्रभाव और तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है? किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन होने की परिघटना जो है टिंडल प्रभाव कहलाती है। यानी कि हम जब भी किसी भी माध्यम में, मान लो कि यहाँ पे कोई जग रखा है और इसमें जो है जल की मतलब कोई लिक्विड रखी है और जो है हम यहाँ पे एक टॉर्च लगा करके जलाते हैं और टॉर्च की किरणें जो है इस तरह से जा रही हैं और ये किरणें यहाँ पर अगर हमको इस जल के माध्यम से रास्ता अपना नहीं दिखा रही हैं कि कैसे जा रही हैं, तो वो टिंडल प्रभाव नहीं कहलाएगा। टिंडल प्रभाव जब कहलाएगा जब ये यहाँ पर जहाँ पर हमने ये यहाँ पे दूध रखा है तो कोलाइडी सोल्यूशन होता है ये, तो इसके अंदर हमारे को ये प्रकाश की किरणें जाती हुई दिखाई देंगी कि भैया इस तरह से जा रहा हूँ मैं। ये इसका किरणों का जो है यही जो है प्रकाश द्वारा दिखाई देना, प्रकीर्णन द्वारा दिखाई देना जो है परिघटना हमारे टिंडल प्रभाव कहलाती है। आगे जो है तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि अपवर्तन हो जाता है। जो भी वायुमंडलीय हमारा घेरा है वहाँ पर प्रकाश जो है वो अपवर्तित हो जाता है। अब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तांक वाले वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो है वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं। तो जब ये प्रकाश आती है तो कई परतों से गुजरती हैं। तो कुछ परतें इधर घुमाती हैं, कुछ परतें उधर घुमा देती हैं, कुछ परतें और सीधा रखती हैं, फिर कुछ परतें इधर घुमा देती है। तो प्रत्येक जो हमारी यहाँ से मान लो ये हमारा तारा है, ठीक है, और यहाँ से हम यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ से देख रहे हैं इसको। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है जो सीधी आनी चाहिए थी, तो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में कई परतें हैं। तो यहाँ पर ये आया, पहले वायुमंडल में टकराया, पहले वायुमंडल ने क्या करा, इसको घुमा दिया, इधर घुमा दिया। फिर इस दूसरे पे टकराई तो दूसरे ने इस तीसरे की तरफ घुमा दिया, ऐसे टेढ़ा कर दिया। फिर चौथे ने इधर कर दिया, पांचवें ने इधर कर दिया। जब हमारे पास इस तरह का जिगजैग रोशनी आती है हमारे पास, तो ये चीज़ हमारे को क्या दिखती है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे भिन भिनाते हुए दिखाई देंगे आपको, है ना। रात में आपने देखा होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खंड द, अम्ल किसे कहते हैं? क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है? 1+3, ध्यान रखना है। अथवा में अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखने हैं। दोनों को करते हैं। सबसे पहले अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल की परिभाषा जो हो जाएगी, जो पदार्थ जल में घुल करके H+ आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में जो है खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। साथ ही साथ इसमें बोला है क्या होता है जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, तो धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तब प्राय जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब इसका हम रासायनिक समीकरण लिख देंगे। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो हमने क्या कराया,
रिएक्शन कराया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी, तो बना हुआ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस को अगर हम देखें, साबुन के घोल से गुजारें और वहाँ पे जो बुलबुले उत्पन्न होंगे, उन बुलबुलों के पास में जो अगर हम जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई तिल्ली ले जाएंगे, तो वहाँ पर जो है एक ज्वाला उत्पन्न होगी जो फट फट के ध्वनि उत्पन्न करेगी या पॉप साउंड उत्पन्न करेगी। इससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लिख देंगे तो हमारा ये दूसरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 3 अंक यहाँ से मिल जाएंगे, पहले अंक का यहाँ से मिल जाएगा, तो 1 + 3 4 अंक। इसी तरह से अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो अधात्विक ऑक्साइड जो है ना, ये कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और दूसरा जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिख के 3 उपयोग बताने हैं। तो विरंजक चूर्ण को जो है हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। और विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है बहुत सारे करे जाते हैं, तो कोई भी 3 उपयोग बताने, मैंने 5-6 उपयोग बताए हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप याद करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाना है, अथवा में जो है आपको चित्र बनाओगे तो 1 नंबर और समझाओगे तो 3 नंबर। आमस्य में कौन सा अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, आप सभी को पता है। आमस्य में अम्ल के 2 कार्य को लिखना है। क्या होगा यदि आमस्य में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा तो क्या होगा, तो दोनों को हम समझते हैं, पहले अथवा से ऊपर वाला फिर अथवा के नीचे वाला। अमीबा जो है जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका जीव है ये। अमीबा की कोशिकाओं में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक, ठीक है, एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। यहाँ पे देख सकते हो इस अमीबा का चित्र है। ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्रक में जो है ये खाद्य का कोई कण है, खाने का कण है। अमीबा क्या करेगा, इसको इस कण को घेरेगा अपने अंदर लेने के लिए। देखो ये घेर रहा है, घेरेगा अपने कूटपाद से, जो इसको पैर कहलाते हैं। इस पैर से घेरेगा, फिर इसको घेर करके पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। देखो ये बंद कर दिया इसने अपने पैरों को, और यहाँ से जो है अपने केंद्रक में लेकर के इसको खा जाएगा, बाकी अपशिष्ट जो है निकाल देगा। ये अमीबा का चित्र है। ये वाला चित्र आपको मेन बनाना है, बाकी मैंने यहाँ पे ये भी बना रखा है, तो आप चाहें तो इसको ही बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी चित्र बना सकते हैं, और दोनों बनाएंगे तो सबसे बेस्ट है, फिर कम भी लिखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है, अब देखिए, अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक उंगली के समान प्रवर्धन निकालता रहता है। ये उंगली के समान जो है ना निकाल रहा है, ये देखो, ये उंगली के जैसा निकाल रहा है, ये प्रोजेक्शन निकालता रहता है। जिन्हें पदाव यानी कि कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करते हैं या करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है, इसको खाना है, तो ये खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करने के लिए उसे विकसित करके उसको निगल लेता है, जो कि मैंने आपको बताया कि पैरों को जो है निकालता है, उसको पकड़ता है और फिर बंद करके अपने अंदर ले लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ठीक है, और खाद्य दानी में पाचक रस स्त्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे जो है अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन के लिए जो उपयोग में लिए जाते हैं, और बिना पचा हुआ अपशिष्ट जो है वो खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह का इसका ये पूरा का पूरा हो गया कि हमारे जो अमीबा में पोषण कैसे होता है, उसका चित्र कैसा होगा, ये हो गया। ठीक है, इसके अथवा पार्ट में आमोष्य में कौन सा रसायन निकलता है, अम्ल निकलता है, तो आमोष्य में जो हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl निकलता है। और फिर बोला है कि आमस्य में जो है HCl यानी कि आमस्य में जो अम्ल है उसके क्या कार्य हैं, और श्लेष्मा का स्त्राव नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोनों चीज़ें हम बता देंगे। तो अम्ल जो है क्या करते हैं, ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, इसकी मदद से एंजाइम अपना कार्य करते हैं। अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करता है, जो हमें रोग उत्पन्न कर सकते हैं, उनको मार देता है। अम्ल आमस्य में जो है भोजन को बचाने में सहायता भी करता है। और श्लेष्मा आमाशय की भीतरी परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से रक्षा देती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl बहुत ही खतरनाक होता है। आपने शायद लैब में देखा हो तो देखा हो, नहीं तो इसको जो है आप केवल प्लास्टिक के अलावा लोहे में भी रखोगे तो लोहे को भी ये खा जाता है। तो ये सोचो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में रहता है और हमेशा रहता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो इससे जो है हमारे को श्लेष्मा बचाता है, श्लेष्मा हमारे पेट में उत्पन्न होता है। तो अगर श्लेष्मा का स्त्राव नहीं होगा तो आमाशय की भीतरी परत जो है उसका क्षय होने लगेगा, यानी कि वो खत्म होने लग जाएगी, जिसके कारण जो है अम्लता तथा अल्सर जैसी समस्याएं हो जाएंगी, हमारे को गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? इसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के लिए 10 मिनट समय के लिए प्रवाहित की जाती है। अभी एम्पियर है, यहाँ पे मिनट दे दिया है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना करनी है। आवेश की गणना क्या होती है? आवेश की गणना करनी है तो हमारे को जो विद्युत धारा जो दे रखी है
ठीक है। विद्युत धारा गुणा में समय, ठीक है। आवेश का होता है Q इक्वल्स टू I इंटू टी, वो आगे देखेंगे। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, अथवा में है प्रतिरोध किसे कहते हैं, और किसी चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को जो है विद्युत परिपथ कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और याद रखना है आपको। किसी विद्युत धारा के सतत यानी कि लगातार तथा बंद परिपथ या पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अच्छा, हमारे को दिया गया है धारा कितनी दी गई है, आपको आई जो दे रखा है वो 0.5 एम्पियर दे रखा है। समय जो है वो 10 मिनट दे रखा है, जो कि हम सेकंड में बदल देंगे। तो 10 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 गुणा में 60, 600 सेकंड हो गए। विद्युत आवेश की गणना के लिए हमारा जो सूत्र होता है वो विद्युत धारा गुणा में समय होता है। तो धारा का मान हमने आई ले लिया है, आई होता है, और समय जो है टी से ले लिया, तो आई इंटू टी हो गया। विद्युत आवेश की गणना कर लेंगे तो आई का मान हमारे पास है 0.5 एम्पियर, गुणा में समय है 600 सेकेंड, तो 5.5 गुणा में 600, तो 300 कूलाम जो है आपका आंसर हो गया। तो इसकी गणना हमने कर ली। अब आगे जो है प्रतिरोध किसे कहते हैं और किसी चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले प्रतिरोध की बात करते हैं। चालक का वह गुण जो उससे होकर प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। या फिर आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। दोनों में से कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद में किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर देखिए, चालक की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि एसएसटी अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी अवेलेबल है, साथ ही साथ आपका इंग्लिश अवेलेबल करा दिया गया है, और इसके अलावा जो आपने अभी अभी देखा साइंस, ठीक है, तो यहाँ पे साइंस भी अवेलेबल करा दिया गया है। नेक्स्ट जो हम सब्जेक्ट देखेंगे बचे हुए रिमेनिंग्स, एसकेटी आ जाएगा आपका, एंड देन द मैथ्स, ठीक है। इन सभी को हम बहुत ही विस्तार से और अच्छे तरीके से समझेंगे, जिस तरह से हमने इस वीडियो में समझा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, इसमें सब कुछ अवेलेबल है जो आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।